Assalamu alaikum and welcome to Lawits. In today's video, we will discuss about sources of law, which is one of the most important topics of English jurisprudence. So let's begin. If you look at the term sources of law, तो हमें इस चीज़ का वैसे ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये ज़राए या फिर किसी ओरिजिन की बात हो रही है जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है। तो जब हम सोर्सेज ऑफ लॉ की बात कर रहे होते हैं तो हम एक ऐसे ओरिजिन को रेफ़र कर रहे होते हैं, एक ऐसे ज़रिए को, एक ऐसी सोर्स को हम बात कर रहे होते हैं जिससे लॉ ड्राइव होता है, लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। मिस्टर सैलमन जो थे उन्होंने कहा कि प्राइमरली जो मेनली जो है वो दो सोर्सेज होती हैं लॉ की, जिसमें सबसे पहले फॉर्मल सोर्सेज हैं, सेकंड है मटेरियल सोर्स। जैसा कि आप इस ग्राफ में दे सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ को सबसे पहले दो सोर्सेज में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें फॉर्मल सोर्स है और मटेरियल सोर्स है। देन फर्दर आगे जाते हुए मटेरियल सोर्स को जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया जाता है हिस्टोरिकल सोर्सेज में और लीगल सोर्सेज में। फर्दर आगे जाकर जो है लीगल सोर्सेज को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है चार और काइंड्स में, जिनमें हमारे पास है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम एंड एग्रीमेंट। इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ को सबसे पहले दो काइंड्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं फॉर्मल सोर्सेज, सेकंड है मटेरियल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज को मिस्टर सैलमन ने इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि सोर्सेज फ्रॉम विच अ रूल ऑफ लॉ ड्राइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी, कि ये वो वाली सोर्स है, फॉर्मल सोर्स एक वो वाली सोर्स है जिससे लॉ, एक रूल ऑफ लॉ अपनी फोर्स और वैलिडिटी को ड्राइव करता है। वो वाली सोर्सेज फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ होती हैं। इनको हम एक्चुअल और अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ लॉ भी कहते हैं, जिनकी एग्जांपल्स में हमारे पास हो गया विल ऑफ स्टेट हो गया, विल ऑफ पीपल हो गया, जुडिशल डिसीजन हो गया। विल ऑफ स्टेट से मुराद ये है कि एक स्टेट अपनी आवाम के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए कोई लॉ बनाती है उनके बेनिफिट के लिए, ये एक फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है। विल ऑफ पीपल से मुराद के लोगों की नीड्स को देखते हुए, उनकी ख्वाहिशात को देखते हुए कि वो कौन से किस्म के लॉ जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उसको देखकर एक स्टेट जो है लॉ बनाती है, ये भी एक फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ हो गया। जुडिशल डिसीजन जो होते हैं उनकी वैलिडिटी, उनकी जो फोर्स वो जो गेन करते हैं, एक लीगल फोर्स जो उनको उनके पास आ जाती है, ये भी एक फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ हम कह सकते हैं। इसमें हमारे पास सेकंड काइंड आ जाती है मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज अगर हम टर्म पर ही गौर करें तो किसी सबस्टेंस एलिमेंट या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल की बात हो रही होती है, मतलब ये लॉ के कंटेंट को रेफ़र करता है। ये वाली सोर्सेज होती हैं जो जिनसे जो है लॉ का कंटेंट जो है वो मिलता है हमें। और इसमें हम, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, फॉर्मल सोर्सेज में लॉ की फोर्स और वैलिडिटी जो है वो ड्राइव हो रही होती है फॉर्मल सोर्सेज से। लेकिन जो मटेरियल सोर्सेज होती हैं इनमें लॉ का मटेरियल ड्राइव हो रहा होता है, कि वो वाला मैटर ड्राइव हो रहा होता है जो कि लॉ को बनाता है, लॉ को डेवलप करता है। मटेरियल सोर्सेज को फिर फर्दर जो है वो दो काइंड में क्लासीफाई किया जाता है, जिनमें एक हमारे पास है हिस्टोरिकल सोर्सेज, सेकंड हमारे पास है लीगल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज भी अगर टर्म पर ही हम गौर करें तो हमें टर्म से ही पता चल रहा है कि ये हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम जो है किसी लॉ की हिस्ट्री, उसकी इवोल्यूशन की बात करते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से किसी प्रिंसिपल को एक लॉ का दर्जा मिला। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम एक तारीख़ी मुआयना करते हैं उसकी अहमियत का, लॉ की अहमियत का और उसकी डेवलपमेंट का, कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसी कौन सी वजूहात थी, ऐसी कौन सी ज़रूरियात थी जिनकी वजह से लॉ जो है वो डेवलप हुआ। इनमें हमारे पास रिलीजियस बिलीफ आ सकते हैं, लोकल कस्टम्स आ सकते हैं, या फिर ओपिनियन ऑफ जूरिस आ सकते हैं, या फिर दूसरे जो हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया किसी लॉ को डेवलप होने में। मतलब ये ओवरऑल एक हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है कि कौन सी वजूहात की वजह से लॉ आज हमारे पास मौजूद है इस शक्ल में। ये जो सोर्सेज हमारे पास होती हैं ये सिर्फ परसुएसिव होती हैं। परसुएसिव से मुराद ये है कि ये अथॉरिटेटिव नहीं होती, अनअथॉरिटेटिव होती हैं। हालांकि ये सोर्सेज तो होती हैं लेकिन इनको लीगल रिकग्निशन नहीं हासिल होती। परसुएसिव होने की वजह से ये बाइंडिंग नहीं होती, नॉन बाइंडिंग होती हैं। तो कोर्ट्स के ऊपर ये चीज़, ये वाली हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं वो किसी भी किस्म की बाइंडिंग फोर्स जो है वो नहीं रखते। लेकिन हाँ, इनको जो है
अगर लॉ रिकग्नाइज़ कर ले, लॉ थ्रो कोर्ट्स या लेजिस्लेचर्स जो हैं वो रिकग्नाइज़ कर ले इन शेप ऑफ लॉ, तो ये जो है उस लीगल रिकग्निशन की वजह से लीगल बन जाएंगे ये। सेकंड काइंड जैसे कि हमने डिस्कस किया वो है लीगल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज में हमारे पास वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स से मुराद डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर वो वाले ऑर्गन्स ऑफ स्टेट आते हैं हमारे पास जो कि लीगल रूल्स को क्रिएट करते हैं। ऑर्गन ऑफ स्टेट से मुराद के लॉ मेकिंग काम किसका है हमारा, जैसे पार्लियामेंट का, या फिर कोर्ट जो होते हैं, जुडिशरी भी अपना रोल प्ले करती हैं लॉ मेकिंग में, या जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो भी लॉ मेकिंग में अपना रोल प्ले करती हैं। तो वो वाले ऑर्गन्स ऑफ स्टेट जो कि लीगल रूल्स क्रिएट करते हैं, या वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स, वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगल रूल्स को इस्टेब्लिश करें, वो हमारे लीगल सोर्सेज में आते हैं। अनलाइक हिस्टोरिकल सोर्सेज, जैसे कि हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज में देखा वो अनअथॉरिटेटिव थी और परसुएसिव नेचर की थी, लेकिन जो लीगल सोर्सेज होती हैं वो उसके ऑपोजिट जो है वो अथॉरिटेटिव होती हैं। मतलब इनको एक लीगल रिकग्निशन जो है वो पहले से ही हासिल होती है, क्योंकि ये लीगल स्टार्ट से ही होती हैं, एक लीगल अथॉरिटी ने इनको दिया होता है। मिस्टर सैलमन जो हैं उन्होंने फिर लीगल सोर्सेज को फर्दर काइंड्स में जो है वो क्लासीफाई किया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन से मुराद लिटरल मीनिंग इसकी है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून साजी करना, जो कि सुप्रीम लेजिस्लेशन जैसे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट करती है। मिस्टर सैलमन ने लेजिस्लेशन को डिफ़ाइन करते हुए कहा कि लेजिस्लेशन इज़ दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो लीगल रूल्स को डिक्लेयर करती है, वो वाली सोर्सेज, वो कॉम्पिटेंस जो अथॉरिटी होती है लीगल अथॉरिटी, वो एक सोर्स ऑफ लॉ है हमारे पास। जैसे कि पार्लियामेंट की मैंने एग्जांपल दी पाकिस्तान में, या फिर दूसरी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हमारे पास दूसरी बॉडीज़ करती हैं, जिनमें लोकल बॉडीज़ आ गई, म्यूनसिपल बॉडीज़ आ गई, ऑटोनॉमस बॉडीज़ आ गई वगैरह वगैरह। सेकंड काइंड हमारे पास आती है फिर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से मुराद जो है पास्ट जुडिशल डिसीजंस, इनको हम केस लॉज भी कह सकते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस जो कि होते हैं हमारे पास। इन ये जो बेस करते हैं ये करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजंस के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि टू स्टैंड बाय व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड, कि जो जिस चीज़ का फ़ैसला कर दिया गया है, जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है, आपने उसके साथ स्टिक रहना है, आपने उसके साथ खड़े रहना है। और उसको जो आने वाले केसेस होते हैं, न्यू केसेस होते हैं, उनके आपने फैक्ट्स देखकर जो कि सिमिलर केसेस होंगे ऑलरेडी डिसाइडेड, फिर उनको एक एज अथॉरिटी आपने न्यू केसेस के ऊपर अप्लाई करके उस न्यू केस का आपने फ़ैसला करना है। इस चीज़ को जो है हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और ये भी एक लीगल सोर्स ऑफ लॉ है। थर्ड काइंड हमारे पास आती है कस्टम। कस्टम से मुराद ये है कि हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। एक सोसाइटी में, एक स्टेट में जो लोग रह रहे होते हैं, या किसी भी टेरिटरी में लोग रह रहे होते हैं, उनकी आदतें, उनकी एक कॉमन जो प्रैक्टिस होती है, उसको हम जो है कस्टम का नाम देते हैं। कस्टम जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता, अनरिटन फॉर्म में होता है, क्योंकि इसको परसीव किया जाता है लोगों की हैबिट्स और प्रैक्टिसेस से। और हैबिट्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो कभी भी रिटन फॉर्म में तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव एक्ट तो नहीं है। अब जब हमें कंसीडर करना होता है कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट या फिर प्रैक्टिस है जिसको एक लंबे अरसे से, एक इमेमोरियल टाइम से जो है वो फॉलो किया जा रहा है। उस चीज़ को हम जो है एज अ कस्टम डिक्लेयर कर देंगे और एज अ सोर्स ऑफ लीगल सोर्स ऑफ लॉ उसको एडमिट कर लेंगे। मिस्टर सैलमन के मुताबिक कस्टम इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल विच हैव कमेंडेड देमसेल्व्स टू द नेशनल कॉन्शियंस एज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी। इन्होंने इससे मुराद ये था कि कस्टम से मुराद वो वाले प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसी नेशन के अंदर जो हैं वो समझ लो कि अब्जॉर्व कर ले कोई नेशन उनको, और वो जो है एज अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी जो है वो आगे इस्तेमाल होते रहें आने वाले टाइम में। उन चीज़ों को जो है, इन हैबिट्स को, उन प्रैक्टिसेस को हम कस्टम का नाम देंगे, और वो एक लीगल सोर्स ऑफ लॉ है। फोर्थ एंड जो लास्ट काइंड हमारे पास आती है लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ की, वो है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट से मुराद ये होता है कि बीइंग इन अकॉर्ड ऑफ कंफर्मिटी, कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं अगर वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर अग्री हो जाएं तो उसको हम कहते हैं कि इनका आपस में अग्रीमेंट हो चुका है, या एक चीज़ के ऊपर ये मुत्तफिक हो चुके हैं। एक ही सेंस में, एक ही तरह से कोई दो या दो से ज़्यादा लोग किसी चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, उस चीज़ को हम अग्रीमेंट कहते हैं। ये इससे हम कन्वेंशनल लॉ को ड्राइव करते हैं। कन्वेंशनल लॉ जो कि हमने काइंड्स ऑफ लॉ के अंदर डिस्कस किया था कि उसकी सोर्स होती है वो अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे पास।
एक एग्रीमेंट जो होता है वो जब तक एग्जिस्ट कर रहा होता है तब तक वो रिकग्नाइज होता है इन कोर्ट, लेकिन जब वो एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो गया या किसी और तरीके से डिज़ोल्व हो गया तो उसके जो भी लीगल इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे पास थी फोर काइंड ऑफ लीगल सोर्स ऑफ लॉ। अब ये तो हमने डिस्कस की सोर्सेज ऑफ लॉ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रिमाइंड अगर मैं कराता चला जाऊँ, मिस्टर सैलमन ने जो क्लासिफिकेशन दी है ये सोर्सेज ऑफ लॉ की, ये क्लासिफिकेशन वैलिड तो है लेकिन उनके टाइम के मुताबिक ये तब वैलिड थी, क्योंकि तब जो है लॉ का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं था। अगर हम आज की बात करें तो आज सबसे पहले लॉ को कैटेगराइज किया जाता है नेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में। तो ये वाली सोर्सेज जो थी ये सिर्फ मेरे हिसाब से जो है वो नेशनल लॉ के मुताबिक एक्यूरेट हैं बिल्कुल, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में इसके अलावा भी दूसरी सोर्सेज आती हैं जिनको हम शॉर्ट सा उनका भी इंट्रो ले लेते हैं यहाँ पर। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनको डिफ़ाइन किया गया है कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं ऐसी जिनसे इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है। उसमें सबसे पहली हमारे पास सोर्स है वो ट्रीटीज़ हैं। ट्रीटीज़ से मुराद दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर तो उस एग्रीमेंट को हम एज आ एग्रीमेंट नहीं उसको बल्कि एज आ ट्रीटी हम कहते हैं, उसको ट्रीटी माना जाता है, ट्रीटी कहा जाता है उसको। एंड जो सेकंड हमारे पास यहाँ सोर्स है वो है कस्टम्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, कस्टम लोगों की प्रैक्टिस या हैबिट की बात हमने की। वहाँ पर एक स्टेट में रहने वाले लोग या फिर एक टेरिटरी में रहने वाले लोगों की हैबिट्स या प्रैक्टिसेस को हम कस्टम्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कस्टम का वर्ड यूज़ करें तो यहाँ पर हम लोग नहीं बल्कि स्टेट्स की बात कर रहे होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो है किसी हैबिचुअल प्रैक्टिस में हों, तो वो जो उनकी प्रैक्टिस होती है, वो जो उनकी हैबिट्स होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस, उनकी डीलिंग्स एक दूसरे के साथ, वो वाले उनको हम एज अ कस्टम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और ये जो है एक इंटरनेशनल लॉ की सोर्स है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38। एंड देन हमारे पास आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। ये उन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है जो कि जनरली जो है नेशन स्टेट्स ने अपनी नेशनल लॉज के अंदर, डोमेस्टिक लॉज के अंदर, उन अपने म्यूनसिपल लॉज के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और वो भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जुडिशल या फिर आर्बिट्ररी डिसीजंस होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट्स, ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजंस पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमने पहले बात की तब हमने बात की कि किसी स्टेट के अंदर हम बात कर रहे थे कि स्टेट के अंदर एक कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, वो एक प्रेसिडेंट बन गया और वो आने वाले जो न्यू केसेस होंगे उनके ऊपर एक लीगल अथॉरिटी के तहत बाइंडिंग होगा और वो अप्लाई होगा उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर जब हम जुडिशल या फिर आर्बिट्ररी डिसीजंस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक कोर्ट्स के डिसीजंस की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स, इंटरनेशनल आर्बिट्ररी अथॉरिटीज़, इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होती हैं हमारे पास, उनकी भी हम बात कर रहे होते हैं। उनके जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस होते हैं वो भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किए जाते हैं। फिर फाइनली हमारे पास जो फिफ्थ सोर्स है वो है जुरिस्टिक राइटिंग्स के जो इंटरनेशनल जूरिस्ट थे, वो वाले जूरिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया, जो कि अपनी कमेंट्रीज़ लिखते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, उनकी जो राइटिंग्स होती हैं, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, लीगल ओपिनियंस, वो भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ लॉ के साथ साथ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को भी डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैर।